गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम संविधान पढ़ रहे थे। संविधान के बारे में हमने पिछली 3-4 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा से स्टार्ट करके धीरे धीरे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले वाला वीडियो कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बारे में पढ़े थे। उसी कार्यपालिका का एक भाग होता है राष्ट्रपति। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, पद कैसे होता है, निर्वाचन क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, योग्यताएं, शपथ और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कैसे लगता है। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बारे में लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि भारत का हेड जो है राष्ट्रपति होगा। प्रथम नागरिक के रूप में हम लोग राष्ट्रपति को जानते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है। और यहीं पे जो है बात आती है कि कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो कार्यपालिका का भी हेड जो है राष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें कार्यपालिका जो कि कार्यपालिका का हेड होगा। अनुच्छेद 53 में उसके कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या होते हैं और उनको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। उसी के क्रम में हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 54, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग कई बार पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जैसे जो पंचायत चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, जो विधायक चुने जाते हैं, जो सांसद का चुनाव होता है, जो सांसद चुने जाते हैं हमारे यहाँ, इनकी जो है वोटिंग जो है जनता करती है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, गुप्त मतदान होता है। इसमें जो है जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो हम देखते हैं निर्वाचक मंडल में क्या क्या होता है और कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। आइए देखते हैं। तो निर्वाचक मंडल में हमको 3-4 पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। इससे पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा विधानसभा और चौथा है दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा। तो पहले हम लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा को समझते हैं। ये 2 पॉइंट जो कि केंद्र के सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं, ये मतदान कर सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारे सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, जो सदस्य चुन के जाते हैं जनता द्वारा, वही सिर्फ निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। जो मनोनीत किए जाते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुछ लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो वो निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकते हैं, मतलब वो मतदान नहीं कर सकते हैं।
तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही मतदान करेंगे। ये निर्वाचित सदस्य हर जगह ध्यान देना है आपको। विधानसभा में भी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही, इसको भी ध्यान देना है। तो हमने समझा लोकसभा के और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं राज्यों के संदर्भ में जो है विधानसभा एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा। तो राज्यों से जो विधायक चुने जाते हैं, विधायक भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं अर्थात विधायक होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ आता है विधान परिषद। विधान परिषद जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं ले सकता है। अर्थात जो विधान परिषद के सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में है नहीं, लगभग 6-7 राज्यों में है विधान परिषद। तो अगर ये लोग वोटिंग करेंगे तो उन 6-7 राज्यों को जो है कुछ बेनिफिट अलग से मिल जाएगा, क्योंकि अपने राज्यों के फेवर में वोटिंग करेंगे। तो हो सकता है इन 6-7 राज्यों में सरकार दूसरे की है तो अपने जो है प्रत्याशी को वोट करेंगे, तो मतलब जो है अनुपात उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए जो है विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो मतदान नहीं करते हैं राष्ट्रपति के लिए। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा यस या नो जो होगा। तो हम लोगों ने इसको समझा। अब आइए देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 55, जिसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत के बारे में बताया गया है। अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, प्रणाली क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो एक राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत द्वारा। आइए इसको हम विस्तार समझते हैं। एकल संक्रमणी मत क्या होता है, आइए देखते हैं। तो हम देखते हैं संघ और दूसरा होता है राज्य। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सांसद जो हैं पूरे ज़िले में एक सांसद होते हैं। तो मतलब राज्यसभा जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, सांसद जो होते हैं निर्वाचित सदस्य, वो एक ज़िले में एक ही होते हैं। तो पूरे देश में जो है लगभग 75 ज़िले अगर होंगे तो 75 लोकसभा सदस्य होंगे और राज्यसभा के कुछ सदस्य होंगे। तो हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है टोटल 776 होती है मिला के। और राज्य के जो विधायक होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी संख्या लगभग होती है 4120। तो हम देख रहे हैं कि सांसदों की संख्या के हिसाब से जो है राज्यों की विधानसभा के जो विधायक हैं इनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसीलिए वोट वैल्यू फिक्स की गई है। एक विधायक बराबर कितना वोट होगा। जैसे एक विधायक अपना एक मत देते हैं तो उसका मतलब एक मत नहीं दिए हैं, उसका कुछ अनुपात फिक्स किया गया है कि एक विधायक बराबर 100 वोट या 120 वोट फिक्स किया गया है। तो आइए देखते हैं जो है कि एक विधायक बराबर कैसे वोटिंग निकालते हैं हम लोग। उसके कुछ जो है उससे फार्मूले हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। वो फार्मूला है एक विधायक बराबर प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा में प्रदेश
के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ये फार्मूला है, एक विधायक का वोट कैसे ज्ञात किया जाता है? प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम देखते हैं, किसी प्रदेश की जनसंख्या अगर मान लो इतना है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 है, तो हम देखते हैं वोट वैल्यू इतनी आ गई है। लेकिन ये ज़्यादा हो गया है। देखिए, अगर ऐसे मान लो तो हम बहुत कम संख्या लिखे हैं। अगर ऐसे किसी प्रदेश की जनसंख्या जैसे 20 करोड़ है तो ये ऊपर और संख्या ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 का, जिससे ये अगर मल्टीप्लाई हम यहाँ 1/1000 का कर देते हैं तो ये 3 जीरो और कट जाएगा, तब जाके मतों की संख्या थोड़ा बराबर में आ जाएगा। इसलिए जो है 1000 कर देते हैं। ये हो गया एक विधायक बराबर, उसका फार्मूला है ये। अब देखते हैं हम लोग एक सांसद बराबर कितना वोट वैल्यू होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये फार्मूला जो है कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है। 4 आपको विकल्प दिए रहेंगे, जिसमें यहाँ कुछ चेंजेस किए रहेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एक विधायक की वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम लोग। अब हम आगे देखेंगे कि एक सांसद की वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हम देखते हैं एक सांसद की जो है वोट वैल्यू कितनी है। एक सांसद की, इसका फार्मूला होता है विधायक का कुल मत मूल्य, अर्थात जो हम लोग विधायकों का मत मूल्य निकाले थे, इसके पहले वाले जो फार्मूला बताए थे उसके जो मूल्य निकलेगा, बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या। एक सांसद की वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है विधायक के कुल मतों का मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, जो सांसद चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें 1/1000 नहीं लगाना है, वो विधायक वाले में लगता है बस। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये हमारा नॉर्मल फार्मूला है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं, देखिए अनुच्छेद 56 में जो है पदावधि के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 साल होती है। पदावधि जो है राष्ट्रपति की 5 वर्ष होती है। अब बात आती है, जैसे राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है 5 वर्ष के पहले, उसको अपने पद पे अच्छा नहीं लग रहा है, मान लो वो त्यागपत्र देना चाहता है, तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? जो उस समय भारत का राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। जब उपराष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। पदावधि में जो है हम लोग देखिए राष्ट्रपति की अवधि 5 वर्ष होती है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 57 में, पुनः निर्वाचन। तो हमारे संविधान में एक खास बात यह है कि हमारे राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितनी, मतलब एक इंसान कितनी बार चुना जाएगा राष्ट्रपति के लिए, इसकी कोई तय सीमा नहीं है।
वो राष्ट्रपति जो है 1 बार भी बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, 4 बार बन सकता है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। लेकिन और देशों में जैसे यूएसए हो गया, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए की बात हो रही है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एक व्यक्ति 10 बार राष्ट्रपति बन सकता है अगर उन चुना जा रहा है सांसदों विधायकों द्वारा तब। तो हम देखते हैं, लेकिन ये भी है हमारे भारत में सबसे ज़्यादा दिन 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले, 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 2 बार हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और कभी ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं प्राप्त हुआ है कि वो भारत का राष्ट्रपति 2 बार हो सके। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये निर्धारित नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन पाएगा। तो ये भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का जो है सबसे ज़्यादा दिन रहने वाला राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ये 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब आते हैं हम अगला देखते हैं। देखिए हम पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 52 में हमने राष्ट्रपति के पद के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 53 में कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़े कि राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है और उनकी कौन कौन सी शक्तियाँ उनमें निहित होती हैं। और अनुच्छेद 54 में हम उसके निर्वाचक मंडल के बारे में बात किए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कौन कौन दे सकता है, मतदान कौन कौन कर सकता है। फिर हम देखें अनुच्छेद 55 और 56 57। अनुच्छेद 55 में हम देखें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, चुना कैसे जाता है। अनुच्छेद 56 में हम देखें उसकी पदावधि कितनी होती है, मतलब वो कितने दिन के लिए निर्वाचित होता है, और वो हटने के लिए जो है जैसे अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा, इसके बारे में हम लोग देखें। अनुच्छेद 57 में देखें पुनर्निर्वाचन के बारे में कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है भारत का। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है एक व्यक्ति, 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी बार चुना जाएगा वो। अब आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 58, 60 और 61 में क्या लिखा गया है। तो यहाँ राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, उसके बारे में हर कोई जानता है। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। जो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष, अगर वो 35 वर्ष में एक भी दिन कम है तो वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य नहीं है। 35 हो या 35 से ज़्यादा हो। तीसरी जो है योग्यता होती है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। कब? आइए देखते हैं फिर। चौथा देखते हैं हम लोग फिर, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अब आइए समझते हैं लाभ का पद क्या होता है। सांसद का पद जो है लाभ का पद नहीं है, विधायक का पद लाभ का पद नहीं है, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसे लाभ का पद माना गया है। अर्थात यह हुआ, अगर हम कोई सरकारी जॉब कर रहे हैं तो हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
अब कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर योग्यता ये है तो हर कोई योग्य है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। भाई भारत का नागरिक हर कोई है, हम भी हैं, आप भी हैं। 35 वर्ष के बहुत लोग पूरे होंगे, लगभग 50-60% लोग ऐसे होंगे भारत देश में जो 35 वर्ष की एज पूरी कर चुके होंगे, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखते होंगे और किसी के लाभ के पद पर नहीं है, क्योंकि सरकारी जॉब बहुत कम लोगों के पास होता है। तो क्या जो है हर कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है? आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा। तो इसमें एक व्यवस्था और की गई है। जैसे जब चुनाव लड़ने जाते हैं हम लोग, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे विधायक का चुनाव हो, तो हमें वहाँ प्रस्तावक लेके जाना पड़ता है, जिससे गारंटर बोलते हैं, प्रस्तावक और अनुमोदक। तो जब जो प्रस्तावक होते हैं, निर्वाचक मंडल के 50% सदस्य, 50% सदस्य प्रस्तावक और 50% सदस्य अनुमोदक। निर्वाचक मंडल हम लोग अभी पढ़े, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी के जो विधानसभाएं हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य जो है विधानमंडल में होते हैं। तो वहाँ के 50% प्रस्तावक के रूप में जितने भी सदस्य हैं उसके 50% और 50% जो है अनुमोदक के रूप में वहाँ जाना पड़ता है जब हम जाते हैं वहाँ नामांकन कराने के लिए राष्ट्रपति का। तब ये प्रक्रिया जो है ये इसमें तो हर कोई आता है भाई, तो हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन है। इसके लिए आपको किसी बड़ी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, तब आपको 50% प्रस्तावक और 50% अनुमोदक मिल जाएंगे पार्टी के माध्यम से। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ना कठिन होता है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लिखे हैं इसको, और ये योग्यता तो हर किसी के पास है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। तो हम लोगों ने योग्यता पढ़ ली। अब देखते हैं योग्यता के बाद अब शपथ आता है। जब हम चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव के बाद एक प्रक्रिया होती है शपथ की। वो हर स्तर पे होती है, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, मंत्री हों, या पंचायत स्तर का प्रधानी का जो चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव, उसमें भी हमें शपथ ग्रहण करना होता है। ये सरकार का रूल है, संविधान का रूल है शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में दिया गया है शपथ। राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो हम शपथ के बारे में पढ़ लिए। अब एक बड़ी चीज़ आती है, महाभियोग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है पद पर रहते हुए भी। अब देखते हैं महाभियोग लगाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। देखते हैं महाभियोग लगाया कब जाता है। जब हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे, संविधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे, तब जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की जा सकती है। महाभियोग लगता कैसे है? जो संसद के दो भवन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, महाभियोग लगाने से पहले जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी जानकारी दी जाती है कि आप जो है संविधान के नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं और आपको पद से हटाने के लिए हम लोग महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है।
उस 14 दिन के बीच में चाहे तो वो अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो महाभियोग को पहले लोकसभा या पहले राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और लोकसभा से पास हो जाएगा तब राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पहले पेश करेंगे, यहाँ से पास हो जाएगा तो लोकसभा में जाएगा। अब बात आती है पास होने के लिए शर्तें क्या है। तो लोकसभा के 2/3 सदस्य जो हैं हस्ताक्षर करेंगे तब ये लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में भी अगर 2/3 सदस्य जो हैं हस्ताक्षर कर देते हैं तो महाभियोग जो है पास हो जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से जो है हटना पड़ेगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे के हट जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत ख़ास बात यह है कि अभी हमारे लोकतंत्र में, भारतीय संविधान में किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है आज तक, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पर जो होता है वो संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, संविधान के नियमों को ध्यान में रखते हुए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों में कार्य करती है और संविधान के बनाए नियमों पर ही कार्य करती है। इसलिए कभी हमारे संविधान में, हमारे भारत देश में किसी भी राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाया नहीं गया है। तो ये ख़ास बात रही हमारे संविधान की। हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति के बारे में आज, जो कि कार्यपालिका का हेड होता है। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम पहले कार्यपालिका ख़त्म करेंगे, फिर विधायिका ख़त्म करेंगे, फिर न्यायपालिका ख़त्म करेंगे। ऐसे से टॉपिक वाइज पढ़कर हम लोग नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवीजन करें तो हमारे सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।